कहते हैं कि शादी के आसपास का समय लड़का और लड़की दोनों के लिए बहुत खतरनाक होता है। एक बार हल्दी की रस्म हो जाए तो शादी होने तक बहुत सावधानी रखी जाती है। राधिका और अनुज की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी। राधिका अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल आ चुकी थी, लेकिन शादी के बाद होने वाली कुछ रस्में अभी भी बाकी थीं। और इन्हीं रस्मों के बीच राधिका की जिंदगी में एक ऐसा साया आने वाला था जो उसके शरीर को अपना घर बनाने वाला था। बेटा, आज शाम को हमें गांव के देवता के मंदिर जाना है। वहां पर होने वाली एक रस्म बाकी है। तुम ये लाल साड़ी पहन लेना। देवता के मंदिर में हमेशा लाल साड़ी पहनकर ही सुहागन जाती है। बेटा, तुम अभी नई नई दुल्हन हो, इसलिए अपने बालों को बांध लो। हे भगवान, ये तो बड़ा ही अपशगुन है। देवता के मंदिर में दीपक बुझना किसी अनहोनी का संकेत लगता है। लगता है कि वो हवा की वजह से दीपक बुझ गया। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। माँ जी, लगता है मेरे पैर के नीचे कुछ आया है, मगर समझ नहीं आ रहा क्या है। रुको, मैं देखती हूं। नींबू मिर्ची। देवता के मंदिर का दीपक बुझना, तभी मैं समझ गई थी कि कुछ अनहोनी होने वाली है। न जाने किस मनहूस ने अपना टोटका उतार कर यहां फेंका होगा। जल्दी से घर चलो, मुझे तुम्हारी नजर उतारनी पड़ेगी। उस रात राधिका अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरे में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। तभी अचानक राधिका की नजर कमरे के शीशे पर गई और शीशे में उसे अपने पीछे एक बड़ी ही भयानक औरत दिखाई दी। उस औरत की आंखें पूरी सफेद थीं, चेहरा जला हुआ था और लंबे काले बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे। उस भयानक औरत को देखकर राधिका बहुत जोर से चिल्लाई। राधिका की चीख सुनकर अनुज तुरंत कमरे के अंदर आया। अनुज ने घबराकर राधिका से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई तुम? सब कुछ ठीक तो है ना? लेकिन राधिका ने अनुज की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे अनुज की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। फिर राधिका सीधा बिस्तर पर जाकर लेट गई और धीमी आवाज में अनुज से बोली, अब से तुम सिर्फ मेरे हो। अगले दिन अनुज को राधिका का व्यवहार कुछ अजीब लगने लगा। दिन में राधिका उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही रात होती उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता। एक रात अनुज ने परेशान होकर राधिका से पूछा, क्या बात है? कौन सा खेल खेल रही हो तुम मेरे साथ? सुबह कुछ बोलती हो और शाम को एकदम से बदल जाती हो। लगता है शादी की वजह से तुम कुछ ज्यादा ही थक गई हो। अनुज की बात सुनकर राधिका धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। फिर वो अनुज के करीब आई और धीमी आवाज में बोली, क्या करूं? दिन में चाहकर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, इसलिए तो रात होने का इंतजार करती हूं। कुछ दिनों बाद घर का माहौल अचानक बदलने लगा। राधिका अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगी थी। वो अक्सर अकेले कमरे में बैठी रहती और खुद से बातें करती रहती। एक सुबह सरोज राधिका के कमरे में आई। उसने राधिका के हाथ में कुछ पैसे रखते हुए कहा, मैंने बच्चे के लिए कुछ पैसे वार कर इसके लिए अंदर रखे हैं, संभाल कर अपनी अलमारी में रख देना। सरोज की बात सुनकर राधिका अचानक हैरान रह गई। उसने घबराकर सरोज से पूछा, बच्चा? कौन सा बच्चा माँ जी? अगर मुझे अभी तक ये नहीं पता कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो माँ जी को कल रात ही ये बात कैसे पता चल गई? राधिका के मन में अब डर और भी बढ़ चुका था। उसे लगने लगा था कि इस घर में कुछ न कुछ बहुत गलत हो रहा है। राधिका के मन में उठ रहे सवालों का जवाब पाने के लिए अनुज और सरोज उसे गांव के पुराने पंडित जी के पास लेकर गए। पंडित जी ने जैसे ही राधिका को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी माला उठाई और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया।
कुछ देर बाद पंडित जी ने गंभीर आवाज में कहा, जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से एक आत्मा तुम्हारी पत्नी के साथ है। ये सुनते ही अनुज और सरोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित जी ने आगे कहा, किसी औरत ने बहुत साल पहले खुदकुशी की थी। मरने के बाद उसकी आत्मा अपने परिवार वालों को परेशान करने लगी और मंदिर वाले दिन राधिका का पैर उस आत्मा के टोटके पर पड़ गया। बस तभी से उस आत्मा ने राधिका के शरीर को अपना ठिकाना बना लिया। पंडित जी ने डरावनी आवाज में कहा, जीते जी उसे कोई सांसारिक सुख नहीं मिला, इसलिए अब वो राधिका के शरीर में रहकर हर वो सुख पाना चाहती है जो उसे जिंदगी में कभी नहीं मिला। अगर उसे जल्द नहीं रोका गया तो वो राधिका को भी अपने साथ मार डालेगी। पंडित जी की बात सुनकर अनुज डर गया। उसने तुरंत पंडित जी से कहा, कृपा करके मेरी पत्नी को बचा लीजिए। पंडित जी अलमारी से एक नींबू मिर्ची निकालकर अनुज के हाथ में देते हैं। फिर वो गंभीर आवाज में कहते हैं, इसे जाकर राधिका के बिस्तर के नीचे रख देना और घर के मुख्य दरवाजे पर यह रक्षा सूत्र बांध देना। पूरी रात घर के अंदर हनुमान चालीसा का जाप रुकना नहीं चाहिए। फिर पंडित जी एक लाल धागा निकालते हैं और अनुज को देते हुए कहते हैं, शाम होते ही राधिका के कमरे को बाहर से बंद कर देना और उसके दरवाजे पर यह रक्षा सूत्र बांध देना। लेकिन याद रखना, चाहे अंदर से कैसी भी आवाजें आए, तुम्हें दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलना है और ना ही हनुमान चालीसा का जाप रोकना है। पंडित जी की बातें सुनकर अनुज और सरोज दोनों डर गए थे। उन्हें समझ आ चुका था कि आने वाली रात बहुत भयानक होने वाली है। शाम होते ही पूरा घर हनुमान चालीसा की आवाज से गूंजने लगा। अनुज ने पंडित जी के कहे अनुसार राधिका के कमरे को बाहर से बंद कर दिया और दरवाजे पर रक्षा सूत्र बांध दिया। कमरे के अंदर राधिका बिल्कुल शांत बैठी थी, लेकिन जैसे ही सूरज पूरी तरह ढला, अचानक कमरे के अंदर से किसी के जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। राधिका दरवाजे को पीटते हुए चिल्लाने लगी, दरवाजा खोलो, मुझे यहां से बाहर निकलने दो। लेकिन उसकी आवाज अब राधिका जैसी नहीं लग रही थी। वो आवाज किसी भयानक औरत की थी। कुछ देर बाद कमरे के अंदर से भयानक हंसी की आवाज आने लगी। फिर अचानक राधिका चीखते हुए बोली, ये शरीर अब मेरा है और अब मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अगर तुमने जबरदस्ती मुझे इसका शरीर छोड़ने के लिए मजबूर किया तो मैं इसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। राधिका की डरावनी आवाज सुनकर सरोज डर के मारे कांपने लगी, लेकिन अनुज ने हिम्मत नहीं हारी। वो पूरी रात हनुमान चालीसा का जाप करता रहा। पूरी रात घर के अंदर हनुमान चालीसा का जाप चलता रहा। राधिका के कमरे से कभी चीखने की आवाज आती तो कभी भयानक हंसने की। कभी ऐसा लगता जैसे कमरे के अंदर कोई चीजें तोड़ रहा हो, लेकिन अनुज और सरोज ने दरवाजा नहीं खोला। धीरे धीरे रात बीतने लगी और फिर सुबह की पहली किरण खिड़की पर आकर पड़ी। उसी पल कमरे के अंदर से आने वाली सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। पूरा घर एकदम शांत हो चुका था। अनुज ने कांपते हाथों से कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही राधिका जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। सरोज तुरंत रोते हुए उसके पास भागी। कुछ देर बाद जब राधिका को होश आया तब सबको पता चला कि उसने अपना बच्चा खो दिया था। यह सुनकर पूरा परिवार टूट गया। लेकिन एक बात की राहत जरूर थी, वो भयानक आत्मा अब हमेशा के लिए राधिका के शरीर से जा चुकी थी। उस दिन के बाद राधिका को फिर कभी उस आत्मा का साया दिखाई नहीं दिया। लेकिन आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि अगर किसी का पैर गलती से भी
किसी टोटके पर पड़ जाए तो उसके पीछे कोई न कोई साया जरूर लग जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपने कभी गलती से नींबू मिर्ची पर पैर रखा हो तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हर रोज सुबह ठीक 9:09 पर आपके लिए एक नई डरावनी रियल हॉरर स्टोरी हमारे चैनल पर आती है। और अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक और एक हाइप जरूर देना। मिलते हैं कल सुबह एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।